जो नोट्स है ना, वो हमें कह सकते हैं सीधे उस कमरे में ले जाते हैं जहां भारत की तकदीर लिखी जा रही थी। हम्म। हम सब भारत के संविधान के बारे में जानते हैं, लेकिन ये बना कैसे? इसकी पहली ईंट किसने और कब रखी? हम्म। आज हम इसी सफर को गहराई से समझेंगे। एक अकेले विचार के जन्म से लेकर संविधान सभा की उस पहली थोड़ी तूफानी बैठक तक, हम्म। इन नोट्स से हम वो कहानी निकालने की कोशिश करेंगे जो अक्सर किताबों के पन्नों में कहीं खो जाती है। बिल्कुल। और ये कहानी समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोई भी दस्तावेज, खासकर एक देश का संविधान, वो हवा में नहीं बनता। वो अपने समय की राजनीति, समाज और उम्मीदों का, कह सकते हैं, एक आईना होता है। ये नोट्स हमें सिर्फ तारीखें नहीं बताते, बल्कि ये उस माहौल को महसूस करने का मौका देते हैं जिसमें भारत के भविष्य की नींव रखी जा रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं। इन नोट्स में जो पहली बात है, और मुझे लगता है सबसे चौंकाने वाली बात है, वो ये है कि एक संविधान सभा का पहला जिक्र किसी बड़े कांग्रेसी नेता ने नहीं, बल्कि 1934 में एम.एन. रॉय ने किया, जो एक कट्टर कम्युनिस्ट थे। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये बहुत दिलचस्प है और ये दिखाता है कि 1930s के दशक में भारत की आज़ादी और भविष्य को लेकर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अलग अलग विचारधाराएं एक साथ सोच रही थीं। एम.एन. रॉय का विचार ये था कि भारत का भविष्य सिर्फ अंग्रेजों से बातचीत करके नहीं, बल्कि भारतीयों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की एक सभा से तय होना चाहिए। अच्छा। कांग्रेस ने भले ही एक साल बाद 1935 में इसे अपनी आधिकारिक मांग बनाया, लेकिन इसकी चिंगारी कहीं और से आई थी। ये एक बहुत रैडिकल आइडिया था उस समय के लिए। कि सत्ता लोगों के हाथ में होनी चाहिए। बिल्कुल। मतलब एक व्यक्ति का विचार सिर्फ एक साल में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की मांग बन गया। लेकिन अंग्रेजों ने इसे कैसे लिया? उन्होंने तो सीधे सीधे मान नहीं लिया होगा। ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने में कई साल लग गए। इन नोट्स में हम 3 बड़े पड़ाव देखते हैं। पहला था 1940 का अगस्त ऑफर। हाँ। दूसरा, विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेजों को भारतीयों के सहयोग की सख्त जरूरत थी। तो उन्होंने पहली बार माना कि हाँ ठीक है, भारतीय अपना संविधान बना सकते हैं, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद। ये एक तरह का लॉलीपॉप था मतलब। हाँ, एक तरह से, जिसे जाहिर है भारतीय नेताओं ने नहीं लिया। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया। इन्होंने एक कदम और आगे बढ़कर कहा कि संविधान सभा पूरी तरह से भारतीयों की होगी और इसे युद्ध के बाद बनाया जाएगा। लेकिन इसमें एक बड़ा पेंच था। क्या? इन्होंने रियासतों को ये छूट दे दी कि वे चाहें तो इस संविधान को माने या ना माने। अरे, ये तो एक तरह से भारत के कई टुकड़े करने की इजाजत देने जैसा था। बिल्कुल। इसीलिए इसे भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो ये एक दशक से ज्यादा की खींचतान चलती रही। आखिरकार वो कौन सा पल था जब ये तय हुआ कि हाँ, अब संविधान सभा बनेगी ही बनेगी? वो पल आया 1946 में, कैबिनेट मिशन प्लान के साथ। युद्ध खत्म हो चुका था, ब्रिटेन में सरकार भी बदल चुकी थी और वे समझ गए थे कि अब भारत को ज्यादा दिन तक रोककर नहीं रखा जा सकता। इस प्लान ने आखिरकार उस संविधान सभा का ढांचा तैयार किया जिसने भारत का संविधान लिखा। तो ये एक लंबी, आप कहिए चरण दर चरण चली लड़ाई थी। कोई एक दिन में मिली जीत नहीं थी ये। तो सभा का ढांचा तैयार हो गया, नवंबर 1946 में इसका गठन भी हो गया, और इन नोट्स में सदस्यों की जो संख्या दी गई है वो कमाल की है। कुल 389 सदस्य, 296 ब्रिटिश भारत से और 93 देशी रियासतों से। ये आंकड़ा ही अपने आप में उस समय के भारत के आकार और उसकी जटिलता को बताता है ना? हाँ, ये एक बहुत बड़ी सभा थी। लेकिन जो बात इससे भी ज्यादा जरूरी है वो ये कि ये 389 लोग चुने कैसे गए थे। नोट्स में साफ लिखा है कि ये कोई आम चुनाव नहीं था। इन सदस्यों को सीधे जनता ने वोट देकर नहीं चुना था। तो फिर इन्हें किसने चुना था? मतलब अगर जनता ने नहीं तो किसने? इन्हें उन सदस्यों ने चुना था जो पहले से ही प्रांतीय विधानसभाओं यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में मौजूद थे। अच्छा। ये एक तरह का अप्रत्यक्ष चुनाव था, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन। मतलब जनता ने प्रांतीय नेताओं को चुना और फिर उन प्रांतीय नेताओं ने संविधान सभा के सदस्यों को चुन लिया। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान बनाने वाले लोग सीधे तौर पर जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थे। और जिस तरह से ये सदस्य चुने गए वो तरीका भी बहुत खास था। नोट्स में 2 शब्दों का जिक्र है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और आनुपातिक प्रतिनिधित्व। सुनने में बहुत भारी लगते हैं ये शब्द, पर इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। बताइए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब था कि सीटें धर्म के आधार पर 3 ग्रुप में बटी हुई थीं, मुस्लिम, सिख और जनरल। जनरल मतलब? जनरल में हिंदू और बाकी सभी समुदाय आते थे और हर ग्रुप अपने प्रतिनिधि खुद चुनता था।
ये अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था थी जो उस समय की राजनीति का सच बन चुकी थी। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व। उसका मोटा मोटा मतलब ये था कि किसी प्रांत की विधानसभा में जिस पार्टी के पास जितनी सीटें थीं, उसी अनुपात में उसे संविधान सभा में भी सीटें मिली। अच्छा, एक उदाहरण से समझाइए। मिसाल के तौर पर अगर किसी विधानसभा में कांग्रेस के पास 60% सीटें हैं, तो संविधान सभा के लिए उस प्रांत से जाने वाली सीटों में से 60% सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। ये सिस्टम ये पक्का कर रहा था कि हर पार्टी को उसकी ताकत के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिले। ये सीधे एक व्यक्ति एक वोट वाला चुनाव नहीं था। इन नोट्स में पार्टियों की सीटों का जो ब्यौरा है वो भी देखने लायक है। कांग्रेस को 208 सीटें मिली, ये तो जबरदस्त बहुमत है। हाँ, बहुत बड़ा बहुमत था। लेकिन फिर मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और 15 सीटें छोटी पार्टियों और आजाद उम्मीदवारों को। ये आंकड़ा उस वक्त कितना अहम था? ये आंकड़ा सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस समय के राजनीतिक भूचाल का कह सकते हैं केंद्र है। 208 सीटों के साथ कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर थी। संविधान किस दिशा में जाएगा ये काफी हद तक उन्हें ही तय करना था। लेकिन 73 सीटों के साथ मुस्लिम लीग एक ऐसी ताकत थी जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वो एक मजबूत विपक्ष की तरह थी जिसके पास पूरी प्रक्रिया को रोकने या एक अलग दिशा में मोड़ने की ताकत थी। और उन्होंने यही किया भी। बिल्कुल। तो सभा बन गई, सदस्य चुन लिए गए, सब कागज पर तैयार था। लेकिन असल चुनौती तो इन 389 लोगों को एक साथ एक कमरे में लाकर काम शुरू करवाने की थी। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है। बिल्कुल। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई दिल्ली के सेंट्रल हॉल में, जिसे आज हम संसद भवन के नाम से जानते हैं। माहौल में एक उम्मीद भी थी और एक तनाव भी था। लेकिन यहाँ एक बहुत नाटकीय घटना हुई। नोट्स के मुताबिक मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। मतलब देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आई ही नहीं। 389 में से सिर्फ 211 सदस्य ही पहुंचे। ये तो आधे से बस थोड़े ही ज्यादा हुए। क्या उस वक्त सभा को भंग करने का ख्याल नहीं आया? इतनी कम उपस्थिति के साथ देश का संविधान बनाने की वैधता पर सवाल नहीं उठे होंगे? सवाल तो बिल्कुल उठे, और ये एक बहुत बड़ा संकट था। सोचिए, आप एक पूरे देश का भविष्य लिखने बैठे और एक बड़ा हिस्सा कह रहा है कि हम इस बातचीत में शामिल ही नहीं हैं। ये बहिष्कार सिर्फ एक बैठक से गैर हाजिरी नहीं थी, ये एक साफ संदेश था कि मुस्लिम लीग एक अलग रास्ते पर जाना चाहती है। ये विभाजन की राजनीति का एक तरह से खुला प्रदर्शन था। सबसे बड़ा और खुला प्रदर्शन। लेकिन कांग्रेस और दूसरे नेताओं ने तय किया कि वे आगे बढ़ेंगे। तो उस पहली बैठक में हुआ क्या फिर? उस पहली बैठक में फ्रांस की एक परंपरा का पालन करते हुए सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया। ये वो लोग थे जिनके कंधों पर इस बिखरी हुई शुरुआत को समेटकर आगे ले जाने की जिम्मेदारी थी। बिल्कुल। ये सब तो संविधान सभा के अंदर चल रहा था। लेकिन नोट्स में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है, एक अंतरिम सरकार का, जो इस सबसे पहले ही बन चुकी थी। ये क्या थी? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। देखिए, संविधान सभा तो भविष्य का कानून लिख रही थी, लेकिन देश तो रोज चलाना था। तो 2 सितंबर 1946 को, यानी संविधान सभा की पहली बैठक से भी 3 महीने पहले, एक अंतरिम सरकार बनाई गई। अंतरिम सरकार? जी, ये एक तरह की ट्रेनिंग सरकार थी जिसमें भारतीय नेताओं को सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार किया जा रहा था। तो क्या इसका मतलब है कि अंग्रेजों ने भारतीयों को देश चलाने की चाबी सौंप दी थी? पूरी तरह से नहीं। सरकार का मुखिया अभी भी वायसराय ही था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया, जो असल में प्रधानमंत्री जैसा पद था। पहली बार रक्षा, वित्त, गृह जैसे बड़े मंत्रालय भारतीयों के हाथ में थे। मतलब ये सिर्फ दिखावा नहीं था, असली शक्ति मिल रही थी। हाँ, ये प्रतीकात्मक नहीं बल्कि वास्तविक शक्ति का हस्तांतरण था। भारतीय नेता अब सिर्फ मांगे नहीं रख रहे थे, वे देश चला रहे थे। और यहाँ भी वही पैटर्न दिखता है। शुरुआत में सरकार में सिर्फ कांग्रेस के नेता शामिल हुए थे। हाँ, मुस्लिम लीग शुरू में झिझक रही थी, लेकिन बाद में अक्टूबर में वे सरकार में शामिल हो गए। लेकिन जिस तरह से वे शामिल हुए वो कहानी को और जटिल बना देता है। नोट्स में एक लाइन है, सहयोग कमजोर रहा। ये बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे में कह देती है। सहयोग कमजोर रहा का जमीनी मतलब क्या था उस समय?
इसका मतलब था कि वो एक सरकार के अंदर 2 सरकारें चला रहे थे। अच्छा। ये एक ही गाड़ी के 2 ड्राइवरों जैसा था जो अलग अलग दिशा में स्टीयरिंग व्हील घुमा रहे हों। मुस्लिम लीग सरकार में सहयोग करने के लिए नहीं, बल्कि ये साबित करने के लिए आई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों का एक साथ काम करना नामुमकिन है। मतलब वो सिस्टम को अंदर से तोड़ने आए थे। कह सकते हैं। लियाकत अली खान जो वित्त मंत्री बने, उन्होंने कांग्रेस के मंत्रियों के हर प्रस्ताव में अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया। तो जिस सरकार को देश को एकजुट होकर आज़ादी की तरफ ले जाना था, वो खुद ही अंदर से बंटी हुई थी। ये आने वाले विभाजन का ट्रेलर था। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, एक विचार जो एक कम्युनिस्ट नेता से आया, फिर एक दशक लंबी राजनीतिक खींचतान, फिर एक ऐसी सभा जिसे सीधे जनता ने नहीं चुना, और उसकी पहली ही बैठक में देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का बहिष्कार, ये तो किसी तूफान में जहाज बनाने जैसा था। बिल्कुल, ये कोई शांत एकेडमिक प्रक्रिया नहीं थी। ये गहरे राजनीतिक मतभेदों, दबावों और महत्वाकांक्षाओं के बीच से निकली एक प्रक्रिया थी। हर कदम पर एक समझौता था, हर नियम के पीछे एक बहस थी। संविधान सभा का गठन और उसकी शुरुआती बैठकें भारत के जन्म की सबसे मुश्किल और अनिश्चित घड़ियों में से एक थीं। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये है कि हमारा संविधान किसी आदर्श स्थिति में नहीं लिखा गया है। ये एक बहुत ही मुश्किल और बिखरे हुए समय की पैदाइश है। ये एक विचार से शुरू हुआ, लेकिन जब तक ये हकीकत बना, तब तक देश खुद बदलने और टूटने की कगार पर था। और यहीं से सोचने के लिए एक जरूरी सवाल उठता है, ये देखते हुए कि ये जो सभा थी, उसे सीधे जनता ने तो नहीं चुना था। हाँ, और शुरू होते ही बहिष्कार भी हो गया। बिल्कुल, एक इतना बड़ा राजनीतिक दल बाहर था, माहौल में इतना अविश्वास था। तो इन शुरुआती चुनौतियों ने, इन सारे तनावों ने आखिरकार जो संविधान बना,